प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी भाषा का चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है विदाई संभाषण और जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ। इनकी रचनाएं 5 संग्रहों में प्रकाशित हुई है। सिम शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल, तमाशा, गुप्त निबंधावली, स्फुट कविता। आपके प्रमुख संपादन अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि है। सन 1907 में आपकी मृत्यु हो गई। अब हम हमारा अध्याय विदाई संभाषण को समझेंगे। विदाई संभाषण लेख वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो कि सन 1899 से 1904 व 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति पर प्रकाश डालता है। यह शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल को इस देश में अंत हो गया। जब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप जहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था, न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपको भी काबी नहीं है। बिछड़ते समय बड़ा करुणा के साथ आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, परंतु उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय कुछ भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसे अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। लेखक ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से चित्रित करने की कोशिश की है। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह लेख उस समय लिखा गया था जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य लेखन का उत्तम नमूना है। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि
आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे, परंतु आपके जाने से लोग दुखी है। बिछड़न का समय पवित्र, निर्मल व कोमल होता है, यह करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय उदास हो जाते हैं। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। लेखक वर्णन करता है कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, आज आपकी दशा बहुत खराब है। दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद आपको सर्वोच्च स्थान था, आपकी कुर्सी सोने की थी, जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे व ऊंचा था, परंतु जंगी लाट के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर थे, परंतु कैंसिल में गैरकानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरजता का दिवाला निकाल दिया। आपके इस्तीफे की धमकी को ब्रिटिश शासन ने स्वीकार कर लिया। आपके इशारों पर राजा महाराजा अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे से देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद पर नहीं बैठा सके, अतः आपको इस्तीफा देना। जिसका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाला जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपको बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथा आपका पीछा नहीं छूटा है। लेखक कहता है कि आपका मनमाना शासन लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे हैं, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। आपने कभी प्रजा के हित की नहीं सोची। आपने आंख मूंद बंद कर हुक्म चलाए और किसी की भी नहीं सुनी। आपने हर काम अपनी जिद से पूरे किए। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुनते थे, परंतु आपने कभी प्रजा को अपने समीप ही नहीं आने दिया। नादिर शाह ने भी आसिफ शाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था, परंतु आपने 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर भंग रद्द करने का फैसला नहीं किया। अब आपका जीना था, अब आपको चले जाना ही निश्चित है और उचित है। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का भी समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों का ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर में विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले, अर्थात मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आज मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ, अर्थात मैं अलग हो रहा हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपत्ति के दिन में मैं तुझे काटे हैं, अर्थात मेरे विपत्ति के समय मैंने तेरे अंदर काटे हैं। तेरे ऋण का बदला अर्थात तेरे एहसान का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न स्वीकार करना। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उस देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और मेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त